जनवरी 2026 को इंडिया EU ट्रेड डील साइन हुई है। एक पॉजिटिव मूवमेंट है दोनों गवर्नमेंट की तरफ से। दोनों गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ फायदा होगा। कार्बन एमिशन कंट्रीब्यूशन देखते हैं वर्ल्ड वाइड तो हम 8% के आसपास मानते हैं, चाइना लगभग 30% के आसपास में। कार्बन न्यूट्रल होने के लिए इंडिया को $8 ट्रिलियन चाहिए। 8 ट्रिलियन $8 ट्रिलियन का मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि अगले 20-30 साल तक इससे ज़्यादा बड़ा कोई बिजनेस हो सकता। बट जो क्रिटिकल कंपोनेंट है वो जो हमारा GDP बैकबोन भी है MSME सेक्टर, उसमें ज़्यादा चैलेंजेस हैं। देखिए इसके अंदर मेरे को अपॉर्चुनिटी अभी जो नज़र आती है वो तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो जो चैलेंज है वहाँ से भी कार यहाँ आएंगी, यहाँ से पार्ट्स वहाँ जाएंगे। हाउ डू यू सी द ग्रोथ ऑफ सच सेक्टर्स? ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया की ग्रोथ होगी। इंडिया स्टेबल हो जाए दैट इज मोर देन इनफ इन सब चीजों में। दोस्तों, ग्राउंड जीरो पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। मैं अनुराग वाजपेयी आपका होस्ट, और मेरे साथ में आज हमारे गेस्ट अंकित जैन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंकित। धन्यवाद सर। अंकित, आपके साथ जो आपकी पोस्ट जुड़ी है उसका मैं एक बार इंफॉर्मेशन देता हूँ हमारे दर्शकों को। आप ट्रेड कमिश्नर इंडिया EU ट्रेड काउंसिल एंड सेकंड इज फाउंडर CEO पेपर एरिजोना। दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि ट्रेड काउंसिल अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आज के समय में। उसका रीज़न भी है शायद जो अभी रिसेंट 27 जनवरी 2026 को इंडिया EU ट्रेड डील साइन हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें या एक नया भविष्य भी लोगों के लिए आ रहा है। एक इसमें जो क्वेश्चन सबसे पहला जो बनता है कि इस डील की जो शुरुआत है वो आज से नहीं है, लगभग 20 साल पहले से है। और 20 साल होते होते भी डील साइन नहीं हुई। लास्ट के 2-3 साल में ऐसा क्या हुआ कि डील के लिए इतनी मैच्योरिटी आ गई कि हमारे 26 जनवरी की परेड में भी वो आए और फिर उन्होंने साइन भी किया। तो कुछ हमें भी थोड़ा सा इसके बारे में इल्म कराइए, थोड़ा बताइए कि कैसे इस चीज़ को प्रोग्रेशन इतनी तेजी से कैसे हो गया। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय अपना दिया। थैंक यू। और मुझे आज स्टूडियो में मौका दिया आपने। माय प्लेजर अंकित। और इनफैक्ट प्लेजर तो मेरा है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, वैसे भी मैं पार्लियामेंट के अंदर अभी हाल फिलहाल में भी यूरोपियन पार्लियामेंट में एक शुरुआती लाइन से मैं स्टार्ट करता हूँ कि I was born to educate 150 million people about climate change, neutrality and path towards net zero. Nice. मतलब हिंदी में भी मैं आपका इसका संवाद में कर देता हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि 150 करोड़ की जो जनता है हमारी, उनको एजुकेट करने के लिए मुझे बनाया गया है भगवान ने कि आप उनको क्लाइमेट चेंज मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता भी देता हूँ। क्लाइमेट चेंज जैसे जो मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं हाल फिलहाल में आप देखते हैं नीदरलैंड्स में टीवी में काफी आ रहा है, या पेरिस में जो गर्मी से लोग जूझ रहे हैं, जहाँ की टेम्परेचर पहले 29 डिग्री होता था, 28 डिग्री होता था, अब 42 डिग्री है। चांस की बात है, मैं भी पिछले हफ्ते नीदरलैंड्स में ही था। और सस्टेनेबिलिटी आज की तारीख में सब जानते हैं कि भाई जो भी आप बिजनेस कीजिए सस्टेनेबल कीजिए, एमिशंस कम होने चाहिए, या नेट जीरो मतलब आपका जितना आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है उसको आप बेसिकली न्यूट्रलाइज कर दीजिए, नेट जीरो कर दीजिए। तो इसको कहते हैं नेट जीरो। बहुत से दर्शकों को ये चीजें पता भी नहीं है, लेकिन अभी एपिसोड में आपके धीरे धीरे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और हिंदी में भी इसलिए थोड़ा सा बात करेंगे कि इनको थोड़ा सा इस चीज के बारे में ना ज्ञान हो जाए। यूजुअली ये कॉन्वर्सेशन ज्यादातर ये हमने देखा है क्लाइमेट की कॉन्वर्सेशन यूजुअली पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट rather than हिंदी सब्जेक्ट। तो हम चाहते हैं कि भाई 150 करोड़ की जो जनता है, जिसमें थोड़ी बहुत एजुकेटेड जनता है जो हमारी है, जहां तक जो समझना चाहती है इस चीज को, इस टॉपिक को समझना चाहती है, तो उनके लिए मेरा खास एक फोकस रहता है। और जहां तक ट्रेड काउंसिल की बात है तो मेरा सौभाग्य ये है कि मेरी अपॉइंटमेंट अक्टूबर 2025 में हुई थी। और मेरी अपॉइंटमेंट के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंजेलिका निपलर, जो कि FTA की मेन अहम भूमिका जिन्होंने निभाई, अभी 10 दिन पहले भी उनसे मुलाकात हुई मेरी यूरोपियन पार्लियामेंट में, हमारा सेशन चल रहा था। और मेरे हिसाब से 4-5 बार उनका आना हो गया पिछले 6 महीने में। एंजेलिका निपलर
मैम का, बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। और एफटीए देखिए जो इतने सालों से जो ये चल रहा था, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो मैं दो चीजें इसमें बोलूंगा। कुछ यूरोपियन यूनियन फोकस्ड है, कुछ हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, दे आर ऑल्सो मोर फोकस्ड कि हम लोगों को कुछ ना कुछ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर या बायलैटरल ट्रेड के ऊपर या मल्टीलैटरल ट्रेड के ऊपर वी हैव टू डू समथिंग। और यूरोप एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है और बहुत सारी चीजें इंडिया यूरोप को एक्सपोर्ट भी करता है, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करता है। तो एक वास्ट कंट्री के साथ जब आपकी डील हो जाती है, फ्री ट्रेड डील, जैसे अभी आज से कुछ साल पहले 30-35 साल पहले एक एशियान ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, तो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही थी एक ये एफटीए, इंडिया ईयू एफटीए। अब वर्ल्ड इसको देखता है क्योंकि इंडिया वैसे भी बहुत एक उभरती इकोनॉमी है, 5th नंबर पे हम लोग माने जाते हैं जी। मैं उस आंकड़ों में नहीं जाता कि हम नंबर 3 पे है, कुछ हो सकता है आपके पास कमेंट भी आ जाए कि जी नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे है। हम लोग एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें वी आर एट नंबर 5 और वो हमारे को एक्सेप्ट करना चाहिए। करेंटली तो अभी नंबर 5 पे ही, नंबर 5 पे ही है। ठीक है, हम डेवलपिंग कंट्री है, ग्रोइंग कंट्री है और कुछ टाइम में डेवलप्ड कंट्री भी हम लोग, सही बात है। तो अच्छी चीज है ये और एक पॉजिटिव मूवमेंट है दोनों गवर्नमेंट की तरफ से। और जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा दोनों गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ फायदा होगा। अंकित, वेरी नाइस। आई थिंक यू हैव टच्ड द क्लाइमेट चेंज और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस डील ऑल्सो। जब हम लोग इंडिया का कार्बन एमिशन कंट्रीब्यूशन देखते हैं वर्ल्ड वाइड तो हम 8% के आसपास मानते हैं, चाइना लगभग 30% के आसपास में, यूएस 12-13% के आसपास में। डील हो रही है ये वाली, इसके आई एम श्योर लाइक इसका जो प्रॉपर ऑपरेशनल एसओपीज लिखे जाएंगे उसमें भी अपना समय लगेगा, 1-2 साल लग जाएंगे इसमें। तो एक तो है कि जो एमिशन स्पेसिफिक को लेकर के ईयू बहुत ही कॉन्शियस रहा है ना, उनकी अपनी पॉलिसीज भी रिसेंटली निकली हैं। हाउ मच प्रेशर दैट द इंडियन एक्सपोर्टर्स विल हैव बिकॉज ऑफ द एमिशन? बहुत बहुत बढ़िया आपका एक क्वेश्चन है। मैं पहले तो जैसे आपने तीनों इकोनॉमीज को कंपेयर किया है, इंडिया, चाइना और यूएस। चाइना का एमिशन अप्रोक्सीमेटली 30% है, करेक्ट। 30% के साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी 30% है, राइट, 28 to 30%। सेकंड नंबर पे आ जाता है यूएस का एमिशन अप्रोक्सीमेटली 13%। बट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सेकंड नंबर पे सेमीकंडक्टर्स में नंबर 1 यूएस, टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स में तो सेकंड नंबर पे वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है यूएस। इंडिया, हम लोग अभी भी 5th नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग में। एमिशंस जरूर हमारे कम है, राइट। अब पैरेलली हम बात करते हैं इनकी नेट जीरो पॉलिसी। तो यूएस की 2050 2050 तक नेट जीरो हो जाएगा। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी पॉलिसी जो है अमेरिका की, दैट इज दे हैव अ टारगेट टू अचीव इट बाय 2050। जबकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से कहीं गुनी ज्यादा। अब हम चाइना से कंपैरिजन कर लेते हैं। चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग 28 to 30% है। ये तो पूरा वर्ल्ड देखता ही है, बिल्कुल। मेगा इंडस्ट्रीज है, मास प्रोडक्शन है चाइना में। कौन सी ऐसी चीज है जो कि चाइना आपको नहीं दे रहा? आज इंडिया चाइना का जब आप ट्रेड देखेंगे तो हैव अ लुक एट द फिगर्स, हाउ मच क्वांटिटी इंडिया is importing from China. So basically all our machines, mostly all our machines, 70 to 75% machines we are importing from China. To balance 25% of the machines we are importing from different parts of the world. So we have a dependency on China. अब 30% मैन्युफैक्चरिंग होने के बावजूद भी उसकी कार्बन न्यूट्रलिटी, they have a target to achieve carbon neutral. They are trying to be carbon neutral by 2060. अब हम लोगों के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उस लेवल की नहीं है। वी आर एट नंबर 5 और हम लोगों की कार्बन न्यूट्रलिटी जो एम है दैट इज ऑफ 2070। तो आप ये सोचिए, अमेरिका 2050 और हिंदुस्तान 2070। ऐसा क्यों? तो एक बहुत बड़ा बीच में गैप आ गया है। और दूसरी जो चीज आपने जो अभी मेरे से जो पूछा है कि यूरोप ईयू को की जो रिजिड स्ट्रिंजेंट जो पॉलिसीज आ रही है, आपका सीबैम हो गया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हो गया, या CSRD हो गया, इसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स को जरूर परेशानी आ रही है। उसमें हम लोग इंडस्ट्रीज को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके अंदर एक हमारी स्टील, जिसके अंदर मैक्सिमम कार्बन एमिशंस होता है, स्टील, सीमेंट
आपका स्टील सीमेंट तो मैक्सिमम रहती है हम लोगों की, इसमें एमिशंस बहुत ज़्यादा है। और तीसरा जो बेसिकली हमारी पेपर इंडस्ट्री भी, क्योंकि मैं एक पेपर सेगमेंट से हूँ, हालांकि पेपर आज की तारीख में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है रेदर देन बीइंग एक्सपोर्टेड, बट उसके अंदर दे आर वेरी रिजिड इन ESG नॉर्म्स। आपका ये CBAM जो इन्होंने अभी, या CSRD, तो दे वांट एवरीथिंग टू बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी मैं थोड़ा सा आपकी ऑडियंस को भी समझा देता हूँ। उनका ये मकसद होता है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं, कार्बन एमिशन अगर होता है, देखिए कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो कि 0% कार्बन एमिशन, हाँ किसी में एमिशन तो होगा ही होगा। इनका मेन फोकस क्या होता है, उस एमिशन को आप इधर न्यूट्रलाइज और डीकार्बनाइज, राइट, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देयर 56 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स कि वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाए। और उसका प्रत्यक्ष एग्जांपल अभी आप देखिए नीदरलैंड्स में, मुझे हैरानी है 42 डिग्री। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, 42 डिग्री में हम ऐसे हो जाते हैं यार बहुत गर्मी है। हम लोग सोच सकते हैं कि 55 डिग्री 60 डिग्री में हमारा क्या हाल होगा। मतलब यूरोपियंस आर नॉट मेंट टू लिव इन समर्स। उनके लिए 15-20 डिग्री ऐसा हो जाता है। गोवा में आते थे, वो सनबाथ ले जाते थे, वो कहते थे दिस इज अ वेरी वेरी गुड वेदर, वी आर हैविंग अ सनबाथ। हाँ, उनकी सड़कें पिघलने लगी भी। सड़कें पिघलने लगी। तो बेसिकली क्या होता है, ये दे वर नॉट यूज्ड टू। वो जो भी चीज आप इंडिया में अगर कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो एक वो एक सर्टेन टेम्परेचर के हिसाब से बनती है कि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भाई ये इसका 50 डिग्रीज होना चाहिए, 60 डिग्रीज होना चाहिए। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं ना। हवा की डिजाइन जो है वो उस हिसाब से नहीं हुई है। इन इंडस्ट्रीज को जरूर इशू आ रहा है एक्सपोर्ट के अंदर, लेकिन वो हम इसमें एक चीज बोलते हैं आपदा में अवसर। ये चीज हमारे को सिखाई गई है। ये इंडिया को, यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसीज है, इट्स बेसिकली प्रिपेयरिंग इंडिया टू बी नंबर 1। कहते आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की ग्रोथ रुक रही है। वो कहते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग एंड साइमल्टेनियसली डीकार्बनाइजिंग वो साथ में कीजिए। यूरोप ने एक समय पे क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग कर ली, अब वो उसको डीकार्बनाइज कर रहा है। लेकिन इंडिया के लिए चैलेंज है मैन्युफैक्चरिंग पैरेलली डीकार्बनाइजेशन। तो वो एक जरूर चैलेंज आता है। और कुछ लोग, हम लोग इंडियंस भी क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। हम लोग ना अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के जाना नहीं चाहते। दूसरी एक इसमें सबसे बड़ी जो चीज हो गई, हम लोगों की गवर्नमेंट को इन पॉलिसीज के बारे में क्लैरिटी ही नहीं है। कोई ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, कोई कैपेसिटी बिल्डिंग या इसके एक्सपर्ट्स ऐसे नहीं है जो कि मीडियम MSMEs को ट्रेन कर सके दैट यू नीड टू हैव दीज सर्टिफिकेशंस, या व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जीरो कार्बन या कार्बन न्यूट्रलिटी या एमिशंस। उनको आपको एजुकेट करना पड़ेगा। तो यूरोप, EU अगर इसको थोप रही है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये एक इंडिया के लिए एक अवसर है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि अगले 20 साल ये मुद्दा बहुत गरमाएगा। और जो भी कंट्री, जो भी देश इसके हिसाब से चलेगा, सस्टेनेबिलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी, वो मैं समझता हूँ उसको कोई पीछे नहीं कर सकता। अंकित, इसको थोड़ा सा मे बी आई थिंक मॉड्यूलर समझने की कोशिश करते हैं, है ना। एज यू मेंशन्ड दैट कि इस तरह के जो रिक्वायरमेंट्स है लाइक CBAM, CSRD हो गया, CSRD हो गया, ये सब चीजें इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या इकोसिस्टम को प्रिपेयर भी कर रही हैं। राइट। इट इज, मतलब वी आल्सो फील कि थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज होगा। देयर इज अ चैलेंज जो कि शायद MSME और SME सेक्टर्स को शायद ज्यादा झेलना होगा। बड़े सेक्टर्स पर्टिकुलरली हार्ड टू अबेट जो सेक्टर्स हैं ऑलरेडी उस प्रोसेस को समझते हैं। राइट। अब वो जो चैलेंज है वो इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड भी होगा। एग्जैक्टली। बट जो क्रिटिकल कंपोनेंट है, वो जो हमारा GDP बैकबोन भी है, MSME सेक्टर, उसमें ज्यादा चैलेंजेस हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग इसको मॉड्यूलर देखें, तो जो अपॉर्चुनिटी FTA के थ्रू आ रही है, उसमें मतलब व्हाट आर द मेन सेक्टर्स। जैसे हार्ड टू अबेट सेक्टर की पहले बात करते हैं, स्टील में हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी स्टील, ज्यादातर ऑटो कंपनीज के पार्ट्स जो है वहां जाते हैं। इवन इफ लेट्स से हम लोग EU डील में अगर कार्स की बात करें, वी लव जर्मन कार्स, है ना। वो आप बिल्कुल आप देखिए तो मर्सिडीज और BMW के लिए सब लोग दीवाने हैं, विच इज फाइन।
और जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो सब लोग को पसंद भी होगा। देखा है तो उनके यहाँ पे 110% का जो टैरिफ इंडिया लगाती थी वो अब 10% का हो गया। इसका मतलब कि विल हैव मोर कार्ड्स। इसका मतलब कि अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन एमएसएमईज या ऑटो सेक्टर्स के पास भी ज्यादा होंगी जब वो यहाँ से वहां एक्सपोर्ट करेंगे। राइट। तो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में बताइए कि कौन कौन सेक्टर्स को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है, कौन सेक्टर्स में एमएसएमई में ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा होगा, या ऐसी कुछ ऑर्डर डेफिनेशंस बनी है क्या, या बनी नहीं है तो वी कैन जस्ट डिस्कस एंड विद सम अजम्पशंस। देखिए, इन लोगों की जो बड़ी कंपनीज जो हो गई, जो स्टील सीमेंट की, जैसे इन लोगों के लिए तो गवर्नमेंट आर वेरी फोकस्ड टू हैव, सीमेंट तो देखिए ट्रांसपोर्ट कार्बन अकाउंटिंग के लिए तो इन लोगों को बेसिकली इन लोगों को सिखाया जा रहा है, और इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना टेक है, या इतनी कैपेसिटीज है टू हायर दोज एक्सपर्ट्स टू डिजाइन देयर सिस्टम। तो ठीक है, तो स्टील के लिए अपॉर्चुनिटी है अभी। लार्ज एंटरप्राइजेस have already started adopting all those because they don't want to suffer because of all this restrictions and the policies. And for me it's not a restriction, it's basically an opportunity. अब MSME की जब बात आ जाती है, MSME के पास एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, 6 लोग 7 लोगों की टीम, और एक्चुअली दिस इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। ये जो भी होता है, कुछ चीजें जैसे हम लोग भी यूरोपियन पार्लियामेंट में ये इश्यू उठाते हैं, अब पेपर के ऊपर भी आ जाती है कि इफ पल्प, इंपोर्टेड पल्प is FSC certified or it's EUDR certified. EUDR मतलब यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन सर्टिफाइड। अगर आपकी लकड़ी जो सस्टेनेबल, जिसको हम पल्प बोलते हैं, FSC सर्टिफाइड या EUDR सर्टिफाइड है, बिल्कुल, हाँ। उसके बाद वो जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हो गया, स्मॉल ट्रेडर्स हो गया, why he require additional certification for that? हम लोगों के पास यहाँ पे एकर्स के अंदर लैंड नहीं है, हम लोगों के पास इतना ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल सिस्टम नहीं है। वी प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स, एंड ट्रेसेबिलिटी इज अ वेरी बिग इशू, कि हम लोग इतने स्मॉल फार्मर्स से हम उसकी ट्रेसेबिलिटी या उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। सो देयर आर सर्टेन सिस्टम अमेंडमेंट्स व्हिच द यूरोपियन यूनियन आर बेसिकली फॉलोइंग टू मेक द सिस्टम फुल प्रूफ एंड क्लियर प्रूफ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इकोनॉमीज। इंडिया का फोकस है कि ठीक है, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया से बहुत सारा उनके लिए एक्सपोर्ट होता है, बेसिकली हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उनके लिए एक इंपोर्ट हो गया। और जो आप उभरते हुए जो सेक्टर्स कह रहे हैं, जैसे हमारा फार्मास्यूटिकल है, वो बहुत सी कंपनीज ऐसी है, इंडियन कंपनीज, वो आर एक्सपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटीज, एक करके करते हैं। जैसे पेपर के बारे में आपने बहुत सही बताया कि वहां पे FSC सर्टिफिकेशन या इस तरह का, हमारे यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट नहीं है, बट वी लर्न, we are actually learning. Companies like ITC and there are few more companies who are adapting those systems. तो मैं इसके अंदर एक मेजर एक वर्ड में बोलता हूँ लोगों को, see we have to adapt. Adaptability जो कि हम लोगों में कहीं ना कहीं इंडियंस के अंदर मिसिंग है, तो हम लोगों को एडेप्टेबिलिटी के अंदर जाना चाहिए। We have to adopt, we have to change, we have to change for the betterment of the country. बिल्कुल, मतलब हम लोग ऑलरेडी ट्रांजिशन में है, और अगर हम एक्सीलेंस को भी अडॉप्ट कर लें तो मतलब विल बी द बेस्ट, और हमें होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ देखिए माइंड्स की, ब्रेन्स की कमी नहीं है यहाँ पे एजुकेशन की, बिल्कुल इंडिया में। बस वो उसकी जो डायरेक्शन जो है ना, उसको एक राइट प्लेसमेंट अगर मिल जाए उस ब्रेन को, तो वो तो सुंदर पिचाई जी जैसे 1000 हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो why he is at the top? Because he was given the right guidance and the right training. He already had a mind. अब हम लोगों के साथ क्या होता है कि राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती, उनको बोला जाता है देख लेंगे, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं वाली चीज नहीं होती। अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस, उनके साथ एक पॉजिटिव चीज है, इधर यस और नो। वो कहते हैं कि वी हैव टू डू, उनके वी विल सी नहीं है, इधर नो वी विल नॉट डू और वी विल हैव टू डू। तो वी विल वाली जो चीज होती है ना, तो विल अंदर से आती है, यहाँ पे चीजों को समझनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरर्स को समझनी पड़ेगी। एंड आई टोटली एग्री विद यू कि लोग डिलीजेंस है लोगों के पास में, दे कैन अडैप्ट फास्टर, और मुझे लगता है कि विद द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर सच मे बी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द ट्रेड काउंसिल्स, FICCI, CII, दे आर डूइंग द वंडरफुल वर्क एज वेल। तो मुझे लगता है कि वो सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। सेकेंड कंपोनेंट जैसे फार्मास्यूटिकल का आप मतलब बताते बताते हम लोग रह गए, वी मूव टू सम अदर थिंग, बट जैसे हम लोग के यहाँ पे फार्मास्यूटिकल में भी वी हैव ग्रोन वेरी फास्ट इन लास्ट 1 decade, है ना। आपने देखा कोविड के टाइम में एकदम से चीजें चेंज हुई एंड वी बिकेम द वर्ल्ड लीडर इन सम स्पेसिफिक कोविड की मैन्युफैक्चरिंग में।
पर्टिकुलरली लेट्स से जेनरिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, है ना, तो मतलब अपने आप में इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी फॉर द डेमोग्राफी बेनिफिट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चल रही है। वो तो सस्ती दवाइयाँ हैं और ज्यादातर केसेस में आप ईयू का जो बेनिफिट देखिए वो हमेशा ही फार्मास्यूटिकल में बहुत तेजी से रहा है, दे वर द वर्ल्ड लीडर्स। तो इसके बारे में जैसे हमारे जेनरिक दवाइयों का भी अभी एक्सपोर्ट कंपोनेंट इतना नहीं है, पर्टिकुलरली हम ईयू भी पॉइंट ऑफ देखें तो मतलब उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? देखिए इसके अंदर मेरे को अपॉर्चुनिटी अभी जो नजर आती है वो तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। मैं इसको साइमल्टेनियसली लेता हूँ फार्मा, बिकॉज आई एम नॉट 100% करेक्ट पर्सन हु कैन स्पीक रिगार्डिंग दिस टॉपिक ऑफ फार्मा, राइट, बीइंग नॉन प्रोफेशनल, दैट्स फाइन। सो मैं मतलब उस टॉपिक को बहुत ज्यादा नहीं छेड़ूंगा फार्मा को, क्योंकि मैं इतने ज्यादा जेनरिक मेडिसिन, वी नो अबाउट द जेनरिक मेडिसिन, वी डोंट नो अबाउट द कंपोनेंट्स, राइट, देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स व्हिच आर बीइंग एक्सपोर्टेड, लेकिन वो अभी द ग्रोथ इज येट नॉट अचीव टू एन एक्सटेंट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि देखिए कंपटीशन अकेला इंडिया नहीं है जेनरिक में। अब यूरोप को पूरा वर्ल्ड एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है, रिलेशंस है यूरोप के, एक हमेशा न्यूट्रल रिलेशंस रहे, हेल्दी रिलेशंस रहे, कभी भी कंफ्लिक्टिंग स्टेज में नहीं रहे। अभी भी पीछे जो वॉर जो हुई थी तो यूरोप एक न्यूट्रल स्टेज में था, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज में नहीं रहता। दे वांट टू हैव अ न्यूट्रल रिलेशंस बट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन देयर नॉर्म्स। तो इंडिया के साथ फार्मास्यूटिकल के जितने भी आपका ये जो जेनरिक मेडिसिन की जो बात करते हैं, मेरे हिसाब से हम लोगों के इंडिया में ही इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है कि शायद आने वाले टाइम के अंदर इसकी एक्सपोर्ट की जरूरत शायद ना पड़े उस लेवल की, जिस लेवल की आप और हम बात कर रहे हैं। आयुर्वेदा के अंदर इसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, बहुत अच्छा स्कोप हम लोगों को नजर आता है, क्योंकि हम लोग जितना वेस्ट का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं उतने ही वेस्टर्न पीपल इंडियन कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मुझसे बात करते हैं कि हम लोग योगा करते हैं, हमारे यूरोपियन फ्रेंड्स बात करते हैं, हम लोग योगा करते हैं, एक एजुकेट करने वाली चीज है। कोई ऐसा आज की तारीख में बैरियर तो है नहीं। दिल्ली, नोएडा और इंडिया, यूरोप एक ही चीज है। ये सिर्फ एक माइंडसेट है। एक्सपोर्ट कुछ नहीं है भाई। दिल्ली से जो इंटरस्टेट भी तो ट्रेवल करते हैं, तो है क्या आज की तारीख में? नहीं, मतलब कुछ सदियों पहले तो बिल्कुल सब फ्री सिस्टम ही था। देखिए सर, लॉजिस्टिक्स इतना इंप्रूव हो चुका है और आने वाले टाइम के अंदर लॉजिस्टिक्स और इंप्रूव हो जाएगा, एंड यू नो दिस फ्लो विल बी मोर फास्टर। ऐसी वेसल्स आ रहे हैं, ऐसी शिप्स आ रही है हु आर टेकिंग 15 to 20% लेस टाइम दैन द नॉर्मल शिप्स। क्या उनके अंदर एफिशिएंसी है? भाई ट्रांजिट टाइम का हर इकोनॉमी चाहती है कि हम लोगों का जो जितना भी ट्रांजिट टाइम है वो कम से कम हो सके, ऑप्टिमाइज हो सके। अच्छा सर, एक कंपोनेंट एक और है, मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर का एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत ज्यादा है, उसमें स्टील कंपोनेंट भी है, राइट? और तो मतलब हाउ डू यू सी सच सेक्टर्स ग्रोइंग? और जैसे मैंने बताया कि जो कार एक ऐसा सेगमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर के एफटीए में उसको बाहर रखा गया, इंडिया स्पेसिफिक देखा जाए, और उसका रीजन भी यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है वो भी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ही अभी तक मतलब फाइनलाइज नहीं हुआ है। अमेरिका को बता दिया गया भाई कि हम एग्रीकल्चर को छूने नहीं देंगे बाई साइनिंग दिस डील एंड कीपिंग द एग्रीकल्चर आउट ऑफ दैट एम्बिट। तो एक क्लैरिटी तो ये है, बट अदर सेक्टर जैसे कि ऑटो सेक्टर है, वो भी एक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में भी देखा जाए तो आप ऑटो सेक्टर की ग्रोथ फिनोमिनल रही है। तो जो चैलेंज है, वहां से भी कार यहाँ आएंगी, यहाँ से पार्ट्स वहां जाएंगे। हाउ डू यू सी द ग्रोथ ऑफ सच सेक्टर्स? बेसिकली यू कैन से बोथ द टायर्स ऑफ द सेम स्कूटर। ये तो इनकी पॉलिसीज डिपेंड करेगी, बिकॉज़ यू नो एफटीए इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, certain things are yet to be implemented. अभी तो 1-2 साल लगेंगे इसमें। What will be the actual impact? It is very difficult to say what will be the actual impact, because you know there are so many other countries also. आप ऑटो पार्ट्स की जब बात करते हैं तो भाई जर्मनी में भी है, रशिया में भी है। रशिया बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब इजराइल का जैसे जैसे रिवाइवल हो रहा है आफ्टर वॉर, दे आर ऑल्सो मूविंग इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। इजराइल तो वैसे बहुत मतलब टेक्नोलॉजिकली they are very high, and actually they have identified the you know sectors. इंडिया की देखिए, इंडिया अगर बांग्लादेश को देखता है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल को मुझे आई हैव टू टेक ओवर दैट टेक्सटाइल बिजनेस ऑफ बांग्लादेश,
तो कुछ कंट्रीज इंडिया को भी देख रही है कि इंडिया इज इनटू फार्मा, इंडिया इज इनटू ऑटोमोबाइल्स, एंड वी हैव टू टेक ओवर दिस बिजनेस। तो वर्ल्ड जब खुला है तो आप लोग थोड़ी ना सकते हैं, और वो वहां पे बादशाह बैठा है चाइना। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया की ग्रोथ होगी। इंडिया स्टेबल हो जाए, दैट इज मोर देन इनफ। इन सब चीजों में उसका एक्सपोर्ट जितना है उतना बरकरार रहेगा, तो वो दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रोथ। वेरी नाइस। आपने बातों बातों में ही बांग्लादेश का सेक्टर का नाम ले लिया है। मतलब वी ऑल्सो हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि इस डील से आरएमजी सेक्टर को बहुत बड़ा इम्पिटस या ग्रोथ मिलेगी, जो हमारे यहाँ से जो सेक्टर है, जबकि बांग्लादेश को सबसे ज्यादा नुकसान भी होगा। और देखा जाए तो उसका आरएमजी सेक्टर एक्सपोर्ट वाज ह्यूज, 60 बिलियन के आसपास में है। हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखिए तो उसके लिए रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से जाता है। देखिए रॉ मटेरियल हमारा है, हाँ, बट फिनिश प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि 100% रॉ मटेरियल हमारा है, बट व्हाई दे आर मोर फोकस्ड। आप उनके जब जैसे आपने फिगर जो बोली है, देयर फिगर्स हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी कई बार बोलते हैं यार आप इनसे सीखिए ना, स्मॉल कंट्री। टोटली एग्री। स्टिल दे आर डूइंग वंडर्स। हम लोगों को सीखना चाहिए। अरे भाई यान तो यहीं से जा रहा है, यान यहीं से जा रहा है, और वो बना करके ऐसे भी कोई खास टेक्नोलॉजिकली हमसे ज्यादा बड़े नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि जो we share same color, we share same basically culture, skin color is same, water is same. What is the difference? Earlier it was part of India. The only difference is the mindset difference. They are 100% focused on one particular sector. कहते एक सेक्टर को इतना बड़ा कर दो कि दूसरा आपको compete नहीं कर पाए। और यहाँ पे हम लोग क्या है, हम लोग उलझ गए हैं बहुत सारे सेक्टर्स में। आज एक सेक्टर की बात करते, कल को दूसरे सेक्टर की बात करते, एक दिन तीसरे सेक्टर की बात। एक सेक्टर को इतना बड़ा कर दो ना कि इसका कंपटीशन ही खत्म हो जाए। और देखिए गवर्नमेंट का सपोर्ट के बिना कोई भी चीज नहीं आगे बढ़ सकती। वहां गवर्नमेंट फोकस्ड है इसको, गवर्नमेंट कहती है आप टेक्सटाइल। अच्छा, उसमें मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट, जो पहले गवर्नमेंट का भी रोल रहा है, दे डिड नॉट गिवन द इनफ कंसिडरेशन एंड दे एक्चुअली सपोर्टेड द बांग्लादेश आरएमजी सेक्टर by not having enough focus in the Indian RMG sector. Why did they provide the yarn and the raw material to them? See, ultimately, this thing they have to see. See, आप उसको basically आप उसको पेनल्टीज लगा दीजिए, बहुत सारी ड्यूटीज होती है। भाई आज आपका शुगर जो है, इट्स नॉट इजी टू एक्सपोर्ट शुगर, या कुछ तरीके की दाल होती है, कुछ जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड इज प्रोटेक्टिंग देयर डेयरी सेगमेंट। हाँ, जैसे जापान ने भी बोला कि आपका जो मैंगो है वो इतना मतलब उस सेगमेंट को लेकर के क्या है, मैंगो नहीं जा सकता, बट वो टिन के अंदर उसकी जो प्यूरी है वो बना के दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर यू कैन नॉट एक्सपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट्स टू स्विट्जरलैंड। व्हाई? दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमी। वो डेयरी, क्योंकि उनका एक बहुत अच्छा, भाई चॉकलेट भी बनती है, चीज भी है, तो वो कह दिया भाई डेयरी प्रोडक्ट्स को हम लोग नहीं छेड़ेंगे अपने, वी वांट टू प्रोटेक्ट दोस प्रोडक्ट्स। अब नीदरलैंड चले जाइए, आपको चीज नहीं मिलेगी, ओनली द चीज, गौडा चीज एंड यू नो द लोकल चीज, द डच चीज। तो कहते हैं कि नहीं, we'll have to protect. तो गवर्नमेंट नीड्स टू आइडेंटिफाई which all are the industries we have to protect. अगर यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे इंडस्ट्रीज को, तो अल्टीमेटली उसका सर्वाइवल नहीं होगा। जैसे एग्री हो गया, मान लीजिए समथिंग लाइक दिस, बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे, जनरली अभी उसका कोई कंपटीशन नहीं है। इट इज ऑल्सो मतलब आई ऑल्सो फील दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट सम बिजनेसेस, जिससे इतनी मास या डेमोग्राफी को उसको सपोर्ट मिलता है, उसकी लाइवलीहुड उससे टिकी हुई है उस पर। एग्जैक्टली, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। बट मे बी आई थिंक कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट के पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार जो इस तरह की जो EU इंडिया ट्रेड काउंसिल है, मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ सच काउंसिल, वो भी थोड़ा सा हमें बताएं कि मतलब। सर, दिस इज बेसिकली यू नो द सब्सिडियरी ऑफ यूनाइटेड डिप्लोमेटिक काउंसिल, एंड वी कम अंडर ट्रैक 1.5 diplomacy. So this is basically, you know, we act as an intermediator between the government and the private organization. So what we are doing is that we are preparing the policies, we are preparing the framework, and that framework is handed over to the different governments. And
implementation process is basically done by the governments. ओके इसको आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों का एक जो रोल हो गया, so we are bridging the gap. If you are a minister, you cannot directly talk to 10,000s of people, but we keep on organizing different kinds of meets with the different investors, with the different business people. Like, what's your requirement? आपकी एक XYZ की requirement है, and you don't have connects in the government. I can talk to the prime minister of any country. टोटली एग्री. तो वो जो गैप जो है, अब हम लोगों की देखिए ब्रिक्स काउंसिल, एंड we are this United Diplomatic Council and the Indian Economic Trade Organization. This is the only organization in India who can appoint the trade commissioner. This is all under track 1.5 diplomacy. Very nice. And what is the track 1.5? ट्रैक 1.5 जैसे मैंने आपको बताया कि आप ना तो एनजीओ है ना गवर्नमेंट है, बट आपको जो बेनिफिट्स या जो स्टेटस इज इक्विवेलेंट टू, यू कैन से द सेमी गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट काइंड ऑफ पीपल. आपका अगर माइंड है, इफ यू हैव गॉट द माइंड, इफ यू आर इंटेलेक्चुअल एंड इफ यू हैव गॉट द नॉलेज, then your position is basically equivalent to some of the central ministers or the state ministers. Not in terms of security. वो सिक्योरिटी वाली चीज नहीं है इसके अंदर कि भाई आपको सिक्योरिटी मिलेगी या लोग आपके पास आ रहे हैं बाबूजी मेरी नाली खराब हो गई, वो वाली चीज नहीं है. यू आर इन पॉलिसी मेकिंग, यू आर इनटू MOUs. अब हम लोगों ने वी कीप ऑन डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ MOUs विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड दिस ऑल द प्रपोजल्स. अभी हमारे साथ क्या हुआ है कि पेपर के ऊपर भी मैंने आप कुछ चीजें बोली है इनको रिगार्डिंग द ग्रीन वॉशिंग या पल्प के ऊपर. सो दे टेक ऑल दिस थिंग्स इनटू कंसिडरेशन. यू एज एन इंडिविजुअल, a manufacturer or a big industry, they cannot go to the parliament or to the ministers and dictate their terms or suggest them. They don't have the authority. We have got this authority. So you can treat it, this organization, you can treat it as a parallel organization to the United Nations. And this is being recognized by the United Nations. If you go to the page of the United Nations, you will see United Diplomatic Council, you will see Indian Economic Trade Organization. वेरी नाइस. ओके, आई थिंक अब मुझे लगता है कि इस तरह की काउंसिल्स का रोल बहुत क्रूशियल है. लाइक वी हैव गॉट द एक्सेस टू ऑल द एम्बेसीज एंड फॉर प्रोडक्टिव वर्क, फॉर प्रोग्रेसिव वर्क. एंड आई टेल यू वन थिंग, दिस वर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड विद मी कपल ऑफ मंथ्स बैक. सो UAE गवर्नमेंट, एमिरेट्स बोलते थे, एमिरेट्स वाज लुकिंग फॉर देयर कार्बन न्यूट्रल पॉलिसी. तो इनका एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है ना, ये आज की तारीख में बहुत एक इशू रह गया. सो दे ऑल वांट टू इंक्रीज द सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल फ्रॉम 0.5% टू, अभी उनका टारगेट है कि 2030 में एटलीस्ट 1.5% to 2% we should have a sustainable aviation fuel. So getting SAF is very, very difficult. Very challenging. Yeah. So I propose certain policies that you'll get to know in another, I think, 5 to 6 months more. Achha. So you can say that we are the designers of the net zero or certain policies. So these policies are impacting, positive impact to their economies, positive impact to the people, and most important thing is a positive impact to the climate of that country. अगर आप गर्मी है तो कहाँ रह सकते हैं? I agree. And these people are, आपके एक बिल्डिंग है तो you specifically mention platinum LEED certified building. So this is a green building. अब लोगों को ये नहीं पता कि नोएडा के अंदर there are how many green buildings in नोएडा. मैं कुछ टाइम पहले एक यूनिवर्सिटी गया तो उनके 2 बिल्डिंग छोड़ के ना बाजू के अंदर एक ग्रीन बिल्डिंग थी. हम लोगों को तो आइडिया रहता है कि वी हैव आइडेंटिफाइड व्हिच ऑल आर द ग्रीन बिल्डिंग्स और बेसिकली द न्यूट्रल बिल्डिंग्स. तो मैंने वहाँ पे कुछ स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा बच्चों थोड़ा सा मेरे को बता दो कि मैं भी उस तरह ऐसा फील कर रहा था कि मैं भी बच्चा सा ही हूँ. तो मैंने कहा डू हैव एनी आइडिया, इज देयर एनी ग्रीन बिल्डिंग नियर बाय 2 to 3 kilometer radius of the diameter? I said, no, there's no green building in India. Oh. The postgrad students, like basically they were pursuing their postgrad from that university. It's a very renowned university in Noida. Oh. मेरे काफी अच्छे मित्र हैं उनकी है. अच्छा. तो फिर हम जब चाय पी रहे थे मैंने कहा आपको कैपेसिटी बिल्डिंग, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ AI के कोर्सेज है, रोबोटिक्स है, आप सेमीकंडक्टर बनाना सिखा रहे हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स है, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं.
आप कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान के अंदर जहां पे एनवायरमेंट के कोर्सेज है? कौन से ऐसे कॉलेजेस है, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो कि EUDR, कार्बन अकाउंटिंग, ट्रेसिबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब इसी के अंदर आ गया। कार्बन अकाउंटिंग, अभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, इनके पास तो सीमेंट, स्टील, इनके पास तो कार्बन अकाउंटिंग है। तो आप अपने स्टूडेंट्स को जब तक ट्रेन नहीं करेंगे, एक कंपनी होती थी एमवे, उसके चेन मार्केटिंग सॉरी, will going to train 10 people. Those 10 people will going to train further 10 people. So basically they have created the chain of tens of millions of people. So this is a chain which we are seeing as an opportunity, and this is a chain which we are seeing is missing in India right now, and it can only come with the support of the government and the capacity building. I think institutions को AI, climate change, robotics ultimately है, ठीक है, future है, बहुत जरूरी है। इट्स अ ग्रेट सेगवे अंकित व्हिच यू हैव इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि मुझे पर्सनली भी लगता है कि एजुकेशन शुड बी द बैकबोन ऑफ ऑल दीज मे बी आई थिंक फॉरवर्ड लुकिंग ट्रांजिशंस। जब हम लोग इस तरह की डील्स की बात करते हैं, दे क्रिएट द अपॉर्चुनिटी, एंड अपॉर्चुनिटी को हम लोग एक्चुअली में लॉन्ग टर्म मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऑडियंस के लिए एक मैसेज दे देता हूँ प्लीज। देखिए, हम लोगों की कार्बन न्यूट्रलिटी, इंडिया की कार्बन न्यूट्रलिटी 2070 तक है, और कार्बन न्यूट्रल होने के लिए इंडिया को $8 ट्रिलियन चाहिए। 8 ट्रिलियन US का मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि अगले 20-30 साल तक इससे ज्यादा बड़ा कोई बिजनेस हो सकता है। और मैं स्टार्टअप्स को कहता हूं कि आप आइए, मैं नंबर नीचे छोड़ दूंगा और सर का नंबर है ही। एक स्टार्टअप को मैं आपको बोल दूं, क्रेमेशन ग्राउंड्स है हमारे हिंदू के अंदर, कोई भी जब आदमी मर जाता है तो उसको जलाया जाता है। आप रिसर्च कीजिए कि एक बॉडी को जलाने में कितना एमिशन होता है। कोई ऐसा स्टार्टअप मेरे पास आएगा कि उस जितना भी एमिशन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर दे और हवा के अंदर ऑक्सीजन के रूप में छोड़ दे। तो मैं ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट करता हूं, दूसरे ऐसे स्टार्टअप्स को मैं इनवाइट करता हूं। हम लोग देखते हैं कि जैसे वाटर वेस्ट के अंदर हम लोग छोटे छोटे प्लास्टिक के पाउचेस और ये सब डाल देते हैं। कुछ कंट्रीज ने ना इसके आगे नेट्स लगाना चालू कर दिया है, मेश। Those mesh basically capture small pouches, आपके शैम्पू की बॉटल्स हो गई या छोटी बॉटल्स हो गई, जो कि कॉन्फेक्शनरी FMCG शॉप्स पे आपको बहुत सारी वो मिलती है ना, छोटी बॉटल, छोटे पाउचेस, तो वो आपके ओशियंस, रिवर्स के अंदर नहीं जा पाते। तो ऐसे स्टार्टअप की हमारे को जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। जिसे मैंने क्रिमेशन ग्राउंड का बताया, इट्स अ वंडरफुल एग्जांपल दैट यू हैव टेकन, और मुझे लगता है कि आई एम श्योर लाइक कि कुछ ना कुछ आपके पास आइडियाज बिल्कुल आप, ये तो धर्म है। आप अगर कोई चीज अच्छी कर रहे हैं, देखिए मैं आपको एक बड़ी सीधी सी चीज बता देता हूं, अगर आप एनवायरनमेंट को कुछ पॉजिटिव देंगे ना, तो ये ब्रह्मांड जो है ये किस रूप में आपको कितनी पॉजिटिविटी दे देगा आपको सोच भी नहीं सकते। एक तो है कि जब हम लोग मतलब बिहेवियरल चेंज की बात करते हैं तो ये जनरली स्कूल से स्टार्ट होता है ना, मतलब जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहां पे हम क्लाइमेट चेंज या इस तरह की जो एजुकेशन है, हाउ टू बिहेव, आप लिटर ना करें, ये सब तो बहुत कॉमन चीजें हैं, बट शायद हम लोग सिखाते नहीं है सही तरीके से। सर गवर्नमेंट बजट है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। देखिए पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसीज आर मेंट टू बी मेड बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। हम लोगों को सिर्फ बताने से नहीं होता कि कूड़ा मत फैलाओ। मोंटेसरी नर्सरी के जो स्कूल्स जो होते हैं, आप 5 डस्टबिन, आपको सेग्रीगेशन सिखानी पड़ेगी बच्चों को। हर क्लास के बाहर एटलीस्ट ब्राउन, आपका 3 तो आपका ये हो गया जनरल वेस्ट, प्लास्टिक, हाँ डिग्रेडेबल हो गया, और आप चाइना से सीखिए ना, वहां पे स्ट्रीट्स पे उनके सेग्रीगेट 5 कलर्स डस्टबिन, ग्रीन, आपका ब्लू, रेड, ऑरेंज और एक और है येलो। तो एक शायद ग्लास के लिए है, जो बॉटल्स, जो शेक्स की जो बॉटल होती है, एक ग्लास के लिए है, एक रबड़ के लिए है, एक प्लास्टिक वेस्ट के लिए है, एक वेट वेस्ट के लिए है और एक रिसाइकिल वेस्ट के लिए है। तो ये सब चीजें सिखानी चाहिए। आज हम जैसे भी कई बार हेसिटेट कर जाते हैं कलर्स आइडेंटिफिकेशन के अंदर, क्योंकि हम लोगों के साथ क्या है, जो चीज दिखती है ना वही हमें याद रहेगी। अब वो बच्चा जा रहा है, उसको सीपी में 4 जगह VIP एरिया के अंदर वो डस्टबिन दिख गए,
हाँ, बट मुझे लगता है कि जैसे ये तो एक एडवांस लेवल आपने बता दिया अंकित। नहीं, एडवांस लेवल नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे बेसिक चीजें है बेसिक जो है। गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। बेसिक है, बट हमारे यहाँ पे तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में आप देखिए, सूखा कचरा गीला कचरा तक लेवल तक है, अभी वहां तक लोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे जो वेस्ट सेग्रीगेशन है इंडिया में, वो 15% से ज्यादा नहीं है। दिस इज मैक्सिमम नंबर। वेस्ट सेग्रीगेशन की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद उसका ट्रीट और मतलब डिस्पोजल एक अलग एक्टिविटी है, जो कि शायद लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट सपोर्ट या म्यूनिसिपैलिटी, उसका रोल है वहां पे कि ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टर पोर्शन हो जाए या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए। बट हम लोग 2 सेग्रीगेशन लेवल से नहीं पहुंच पा रहे हैं ऊपर। आप तो 5 सिखाना की बात पड़ेगा कर ना रहे हैं। सर। देखिए क्या होता है, एजुकेशन जो होती है वो बेस जो होता है वो नर्सरी से स्टार्ट होता है। एबीसी सबसे पहले सिखाई जाती है बच्चे को, और बच्चा सबसे पहले घर से सीखता है। सबसे पहले तो घर पे लगा दीजिए। बट म्यूनिसिपैलिटी भी सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं ले जाती ना सर म्यूनिसिपैलिटी दे आर अंडर प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दिस फूड वेस्ट टू एनर्जी और वेस्ट टू एनर्जी। आज की तारीख में गवर्नमेंट का इसके ऊपर काफी फोकस है। बट ज्यादातर जगह पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हाँ, है, मैं समझता हूँ अगले 10 साल के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे तो ये सब चीजें हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल में पीछे भी हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में बोला कि मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मेरे साथ बीजिंग चलिए। बीजिंग मॉडल ऑफ वेस्ट टू एनर्जी, दिस वाज द फर्स्ट मॉडल इन द वर्ल्ड दैट वाज इवन अडॉप्टेड बाय अमेरिका। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोग जो यंग आईएएस आईपीएस आए हैं ना, दे हैव अ ज़ील टू वर्क। बट जो पुराने लोग जो बैठे हैं ना, वो बेसिकली कचरे बराबर है, उनको कुछ नहीं पता। दे डोंट वांट टू डू वर्क सीरियसली। मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी जी। ये तो नहीं है कि मोदी जी की टीम में सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। अरे एक घर के अंदर अगर 100 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, कोई खराब भी तो होगा। तो कुछ लोगों को ना दे आर बेसिकली ऑब्सोलीट, वो उन पे डेप्रिसिएशन लग लग के ना दे हैव बिकम नेगेटिव एंड -0। तो उनको बुक से हटा देना चाहिए। खासकर इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत से लोग देखता हूँ मैं, मतलब काम नहीं करना चाहते वो, दे डोंट वांट टू वर्क। ठीक है, तो एक एजुकेशन पे एक और थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन है कि मतलब फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, सिंस यू वर्क विद द गवर्नमेंट डायरेक्टली ऑल्सो, व्हाट शुड बी द मोर फोकस? आई एम श्योर कि फोकस स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन पे दोनों पे होना चाहिए, बट व्हाट शुड बी द मोर मे बी फोकस्ड एफर्ट दैट शुड गो? जब हम लोग 12 साल या 14 साल के बच्चों तक बात करते हैं तो हम लोग स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, उसके बाद जैसे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग डिग्री, क्योंकि जब जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे फोकस डिग्री यहाँ 6 क्लास तक बच्चों पे फोकस ये मार्क्स का या किसी चीज का, हालांकि अब तो ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है। हाँ, अब लेकिन पेरेंट्स की भी इतनी ज्यादा, हमारे कल्चर में इतनी ज्यादा ना एक वो माइंडसेट बन चुका है, 10th क्लास में आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए, मेरे बच्चे के कितने मार्क्स आए, उससे आपका फ्यूचर डिपेंड, आप मतलब यू कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड सीइंग द मार्क्स की हाउ मच मार्क्स ही इज सिक्योर्ड। आज की तारीख में एमबीए लोग धक्के खा रहे हैं जिसके 90-95% है, और हम कहते हैं ना आईआईएम आईआईटीज इजी नहीं है, वर्ल्ड इज सो एडवांस्ड। एजुकेशन सिस्टम में अमेंडमेंट्स ये होनी चाहिए, दैट शुड बी मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल नॉलेज rather than all this grabbing of the books. मेरा अभी 15 दिन पहले I was sitting with the University of UBS. UBS is one of the biggest university in Kosovo, and they have centers in Germany, and they have centers in Jeddah, and I think Abu Dhabi also. अब उन्होंने क्या कर रखा है, आपका क्या करते हैं, पेरेंट्स से ना ये पूछते हैं, या स्कूलिंग जहाँ पे बच्चे की होती है, पूछते हैं कि इसका इंटरेस्ट किस में है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट नर्सिंग में है, किसी का रोबोटिक्स में है, किसी का एनवायरनमेंट में है, किसी का इंजीनियरिंग में। व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 13 एकर्स। कहते हैं कि किताबी नॉलेज नहीं देनी, आप जाइए, नर्सिंग करनी है या डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस बनना है, एमडी करना है, प्रैक्टिकल 13 एकड़ का एक कैंपस दे दिया, पेशेंट्स हैं, आपको लाइव ट्रेनिंग दे रहे हो 5 साल तक, 6 साल तक, वो मिसिंग है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, मैंने क्या किया जी, डिप्लोमा करा है, किस में करा है, अकाउंट्स में करा है,
उनको डेबिट क्रेडिट के अलावा कुछ नहीं आता, बिकॉज दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज मिसिंग। अब यही वर्सेस फॉरेन एजुकेशन, दे आर मोर फोकस्ड ऑन द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। वो एक आपको केस स्टडी दे देंगे, कहेंगे प्लीज दिस इज अ राउंड टेबल, लेट्स सिट एंड हैव अ डिस्कशन, व्हाट इज योर ओपिनियन। यहाँ तो टीचर्स का सेट ओपिनियन है, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा तो मार्क्स कट गए। So there should be an amendment. There should be amendments in the content and the style of teaching, along with the practical knowledge. Practical training हो, साथ में AI की इंट्रोडक्शन हो, साथ में रोबोटिक्स हो, साथ में क्लाइमेट चेंज हो। वो धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, वो कह रहे थर्ड लैंग्वेज। अरे भाई, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपका मेजोरिटी इंपोर्ट्स चाइना से हो रहा है, आप बच्चों को चाइनीज तो सिखा दो। आज USD वर्सेस INR हाल देख लीजिए क्या हुआ है। डिप्रिशिएटिंग वैल्यू बहुत है अभी हाई। सर चाइना में हिंदी और इंग्लिश सिखाई जा रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि आप हिंदी सीखो, खुले में नहीं बोलती हो, कहते आप हिंदी सीखो, इंग्लिश सीखो, इनसे काम कौन करेगा। नॉर्थ इंडिया में तो सारे के सारे हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश के लिए तो खैर बोला ही है, ओपन है वहां पे। क्यों सिखाई जा रही है? मैं बहुत सम्मान करता हूँ संस्कृत लैंग्वेज का, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज से आप ठीक हमारी सभ्यता जुड़ी है, एक पूरी रिस्पेक्ट है। पढ़ाइए, जिसका इंटरेस्ट है उसको पढ़ाइए। आप इतने करोड़ों बच्चों को जब संस्कृत लैंग्वेज आप दे रहे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना, आपके पास टीचर्स ही नहीं है। कहते सबसे खतरनाक नॉलेज वो होती है जो आधी अधूरी होती है। आपने मुझसे फार्मा के बारे में पूछा, मैंने आपको मना कर दिया कि आई एम नॉट अ करेक्ट पर्सन। तो आधी अधूरी नॉलेज देने से बढ़िया है कि आप नॉलेज ना दीजिए। एक और क्वेश्चन है अंकित, जैसे मतलब व्हाट यू हैव मेंशन्ड इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे चैलेंज ये है कि जो डेमोग्राफी डेंसिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। सो वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव रेज्ड अंकित, जैसे आपने एक एग्जांपल लिया कोसोवा का, यू मेंशन दैट कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल इकोसिस्टम को क्रिएट कर दिया। एंड देन हमारे यहाँ पे क्या है कि एक एक चीज़, एक कोर्स, एक कॉलेज नया बनता है, उसमें एडमिशन के लिए ही मतलब हो सकता है कि लाखों लोगों का एप्लीकेशन आ जाए। तो शायद जो एस्पिरेशंस हैं वो सबको यही लगता है, सारे माँ बाप जो अपने लोअर मिडिल क्लास या नीचे के हैं या अपर मिडिल क्लास है, सबको लगता है कि एजुकेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक द करियर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ देयर चाइल्ड। और इसीलिए शायद भीड़ बहुत ज़्यादा है। और भीड़ ज़्यादा होती है तो कितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट क्रिएट कर लें, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैटर दोज डिमांड्स। मैं सर इस बात पे सहमत नहीं हूँ। हाँ मतलब ठीक है। देखिए आज पहले हमारा सर्व शिक्षा अभियान होता था, जिसमें की फंडिंग करता था वर्ल्ड बैंक, और उस दौरान सबसे पहली फंडिंग इंडिया के पास आई थी $1 बिलियन की। कम नहीं होती अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती तो उसकी। गरीब बच्चों को बुक्स बांटने के लिए, पढ़ाने के लिए। अधिकतर अफ्रीका के जितने देश है, वर्ल्ड बैंक आए दिन फंडिंग करता है। इंडिया के पास भी फंडिंग हुई थी काफी अच्छी खासी। इंडिया अभी हाल फिलहाल तो उसका पीछे कुछ नाम उसका चेंज करके उसको समग्र शिक्षा अभियान कर दिया था। तो गवर्नमेंट के पास फंड्स इतने हैं कि यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट्स की कमी हो, ना टीचर्स की कमी हो, सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। भाई जो कंपनी अमूल दूध एक गरीब गांव में अगर पहुंचा सकती है, तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट कीजिए ना कि एजुकेशन गरीब बच्चे तक पहुंच सके। क्यों नहीं करते? ये कमी है सिस्टम की, और ये मैं बोलता हूँ सिस्टम की कमी है। देखिए मिलियनियर्स बिलियनियर्स यहां से छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिस्टम फॉल्ट। सिस्टम फॉल्ट क्या है? वो एक ही चीज कहते हैं, यार हमने इतना पैसा कमा लिया, हमारे को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज वो मिसिंग है। उससे ज्यादा आज की तारीख में वो पैसा खर्च करके ले लेगा मेडिकल फैसिलिटीज, उससे ज्यादा वो कहते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज अ बिग इशू। आई एग्री। तो सर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसे की सर कमी नहीं है कमी, इंटेंट की इशू है। ये बेसिकली माइंडसेट का इशू है। वो माइंडसेट का इशू क्या है? कम्युनिटीज प्रेफर टू स्पेंड ऑन रिलीजियस इवेंट्स rather than educational or the training events। वो रामलीला करने में ज्यादा, मेरी कम्युनिटी रामलीला करने में they would prefer spending
3 करोड़ और 5 करोड़ और 10 करोड़ कि मैं स्टेज पे जाके माला पहन लूं और ये रामलीला मैंने कराई है और मेरा कार्ड में नाम आ जाए और मेरा बोर्ड पे नाम आ जाए. सो वी हैव टू चेंज दैट माइंडसेट. तो मैं बहुत अधिकतर अपनी स्पीचेस में एक चीज कहता हूं कि आप एक साल में हमारे नॉर्थ इंडिया में जितनी रामलीला या जितनी भागवत कथा जो होती है, यू आर बेसिकली मेकिंग फ्यू पीपल रिच. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग फ्यू पीपल रिच, अपलिफ्ट योर कम्युनिटी एज अ होल. और उसका मैं बहुत इनको एग्जांपल देता हूँ. कुछ लोग तो मेरे से उस चीज पे बहुत एजिटेट भी हो जाते हैं. एक बॉम्बे में मुस्लिम कम्युनिटी है, बुरा मुस्लिम्स, बुरा कम्युनिटी. वो लोग बहुत मतलब बहुत गरीब से आए थे और आज की तारीख के अंदर दे आर बेसिकली रूलिंग इंडिया. उन लोगों को अपनी कम्युनिटी को उन्होंने इतना अपलिफ्ट कर दिया. उनका जो ड्राइवर है गांव से बुलाया, उसको उन्होंने बेसिकली नौकरी दी, उसके पूरे परिवार को पाला. तो इनको क्या करना चाहिए? दे नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारी कम्युनिटी में कौन गरीब है. आज सिख कम्युनिटी है, सिख देखे कौन गरीब है, उसको अपलिफ्टमेंट कीजिए. अब इन सब चीजों के अंदर मेरे हिसाब से खासकर बनिया कम्युनिटी तो मैं देखता हूँ कि दे आर मोर फोकस्ड ऑन ऑल दिस रिलीजियस इवेंट्स. सबसे बड़ा धर्म है बच्चे को पढ़ाना, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि देश का फ्यूचर है. और दूसरा एक जो सरकार का सबसे बड़ा जो फॉल्ट है इसके अंदर, सरकार जो प्राइवेट बुक्स जो होती है, देखिए गवर्नमेंट बुक्स तो इजीली अवेलेबल होती नहीं. एनसीईआरटी की या सीबीएसई की तो प्राइवेट पब्लिशर्स के पास ही मिलती है. एनसीईआरटी की इजीली अवेलेबल नहीं है. अगर अवेलेबल है तो उसकी क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क दैट मिडिल क्लास पीपल कैन इजीली रीड. वो आगे पीछे दिखता है, उसके पन्ने फटे हुए हैं, अवेलेबिलिटी इश्यूज है उसकी. तो इसके अंदर एक एडेड एडवांटेज कौन ले जाता है? प्राइवेट पब्लिशर्स. तो अमेज़न पे खोल लीजिए, सोशल साइंस की बुक्स 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए. सो सी सिस्टम क्या है कि यूरोप की आप जैसे हम कंपैरिजन तो कर लेते हैं, तो कंपैरिजन इस ग्राउंड्स पे भी तो करना चाहिए रिगार्डिंग द ग्राउंड्स ऑफ द एजुकेशन. सो दे शुड दिस इज बेसिकली द अर्जेंट नीड टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ बुक्स. हाँ, मतलब उसको तो मैक्सिमम डिस्काउंट या सब्सिडी क्या आप उसको फ्री में दे दीजिए ना. हाँ, मतलब whatever is the mechanism possible to make the NCERT cost of the NCERT book is 65 to 70 rupees or maybe maximum 100 rupees. 100-150 पेजेस की बुक्स है. अब वो प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स जो स्कूल रिकमेंड करता है या जो पेरेंट्स खरीदते हैं, वो जो भी XYZ जो भी उनकी चेन है, जो भी उनकी साइकिल है, बहुत महंगी होती है सर. 1000 रुपए, 2000 रुपए. मुझे तो लगता है कि शायद मुझे बहुत सर मेरे को 10,000 रुपए के आसपास पहुंचती है. सर हम लोग देते हैं अपने कुछ स्टाफ को या जरूरतमंद को. हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसको जरूरत है. तो ये एक आप ही मैसेज एजुकेशन मिनिस्ट्री में आप दे दीजिए कि दिस इज अर्जेंट नीड, यू नीड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द बुक्स. And parents will be so much thankful to the Modi government and especially, our education ministers. I think, I don't know whether he'll be, re-elected I think the portfolio can be changed. I don't know. Education minister. Education minister. हाँ, भी वो नीट. तो जो भी नए एजुकेशन मिनिस्टर आए या अगर हमारे एग्जिस्टिंग धर्मेंद्र प्रधान जी भी रहे, I think it's a I request you to give a very strong message to the education minister, like a humble and the requested message that please control the cost of the books. No, I totally agree with you, sir. I really feel that this is something which is the most important thing. गवर्नमेंट का रोल इन सब चीजों में बहुत है. हेल्थ एजुकेशन में तो मैं मानता हूं कि मतलब their role is the prime role. ये important part भी है कि अगर जो भी infrastructure related activities हैं for the health and education, particularly like you have mentioned, sir, books, that this should be distributed free of cost. Why not? Any private players are there, you should at least restrict the cost of the books. और आप फिक्सेशन कर दीजिए ना. ये तो वही वाली बात हो गई. चीनी जो है 50 रुपए किलो की जगह आप चीनी 500 रुपए किलो बेच रहे हैं. ये तो वही वाली चीज हो गई. एंड गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग. सी ऑल द कंटेंट व्हाट वी आर रीडिंग फ्रॉम दोज प्राइवेट पब्लिशर्स बुक्स, फ्रॉम प्राइवेट बुक्स, इज बीइंग गिवन बाय आवर Indian ministry, is been given by the CBSE and the NCERT. They are not the ones who have developed the content. They are the ones who are basically following those concept and content. तो इन्होंने नहीं डेवलप किया. हाँ, बेस तो उन्हीं की तरफ से. बेस तो वही है ना आपका. No, I totally agree. तो फिर कॉस्टली क्यों? नहीं, बिल्कुल. They should be subsidized. They should be less costly.
अफोर्डेबल होनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब आई थिंक दैट इज वेल एक्सेप्टेड, और मतलब होना भी चाहिए। वी ऑल शुड एडवोकेट सच इनिशिएटिव। एक और सर मेरा क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एजुकेशन से कनेक्टेड भी है। Right. जैसे एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे लोग स्टार्टअप कल्चर का हिस्सा बनते हैं, और कुछ लोग एजुकेशन को खत्म करके और फिर स्टार्टअप का जाते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की जो यूथ है वो उसमें वो मतलब इनबिल्ट डिलीजेंस बहुत तगड़ी है, कि उनको लगता है कि बिजनेस हो गया या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको कैसे हम लोग लो Encash कॉस्ट करें। में अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम इनकैश कर लें। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप इंडिया का जो इनिशिएटिव है, हाउ मच डू यू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ सच इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट? ठीक है, like it's been 10 years now, and they have celebrated in the month of March जी the success of startup 10 years. 10 years. I was also part of that, and Modi ji was very much there. जी। So we were sitting I was sitting just very close to Modi ji. That particular event happened in Bharat Mandapam. I think it's playing a very important role. And special thanks to the Minister of Commerce and Industry, especially Piyush Goyal ji. जी। और एक यहाँ पे एक जॉइंट सेक्रेटरी होते थे मिस्टर संजीव जी। अब तो आई थिंक ही इज जॉइंड डिफरेंट हाँ, पोर्टफोलियो। आई थिंक वो अभी शिफ्ट हुए हैं। हाँ जी। संजीव कुमार जी जी, संजीव सिंह जी। संजीव सिंह, हाँ जी। एंड दीज पीपल आर वेरी हम्बल। मतलब व्हेन आई टॉक टू पीयूष गोयल जी या इनकी जो टीम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक ही चीज अपनी टीम को सिखाई है, बी हम्बल। So that's why, you know, we are so much attracted to these people, and they have actually, you know, hired the brains. तो इनका जो इकोसिस्टम जो है, मार्वलस इकोसिस्टम, व्हाट आई कैन से मिस्टर गोयल हैज। देखिए, स्टार्टअप्स को फ्री के अंदर स्पेस मिलती है, जो इनका स्टार्टअप महाकुंभ होता है। और मैं भी आपको बता देता हूँ, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन दिल्ली who took the CGTMSE grant without any collateral of 5 CR. अच्छा, And that was only because of this Startup India. वेरी नाइस। And my company, so we are 80 IAC, so we are exempted from tax, because we are the only tech company in India who are basically selling paper online. पेपर एरिजोना। Paper Arizona. So special thanks to Nirmala Sitharaman ji for that. और टैक्स एग्जम्पशन कैसे? Tax exemption is basically, see, if you are doing something innovative, ओके। and basically एक तो आपका इसके अंदर innovation हो गया, secondly is the R&D, research and the development, thirdly some uniqueness. So first thing is that, and second thing that इसके अंदर एक condition और होती है, if your revenue is not more than 100 crores, MSME कैटेगरी में आ गए। if it exceeds 100 crores, you cannot apply in that particular category. Research, innovation, काफी सारी चीजें हैं, so we were rejected 9 times before acceptance of, so it took us, you know, 1.5 years, I think. more than that. तो इसमें लगे रहना पड़ता है। और जहाँ तक स्टार्टअप की बात है, we have more than 2 lakh startups in India. आए दिन आते भी हैं, आए दिन फेल भी होते हैं। AI के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा अभी बच्चों का फोकस है, और मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, AI से ऊपर तो अभी क्वांटम कंप्यूटिंग भी आनी है। But how do you see the role of AI in going forward? Sir, AI basically, you know, being a very layman in this particular field, because we were not taught AI in our school and colleges. So our employees knows AI. वो मैं उनसे थोड़ा बहुत सीखता हूँ, and we are also planning to do. मैं so sorry, मेरे को ना ये सब चीजें बोलते हुए शर्म नहीं आती। नहीं, that's fair. मतलब बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं तो आपको AI आता होगा, मतलब अगर आता भी है तो वो इतना लिमिटेड आता है कि वो एक लेमैन को जितना आता है। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम स्टिल इन अ लर्निंग फेज। जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि क्लाइमेट सीखना चाहिए, तो मेरा अभी AI के अंदर आई एम स्टिल इन नर्सरी, ऑल्दो वी हैव इन्वेस्टेड इन सम ऑफ द स्टार्टअप्स who are building some AI platforms, and we have given some grants to the college students of Shahid Sukhdev. अच्छा। And they have been doing marvelous things. Oh wow. बच्चे हैं, उन्होंने ऐप भी बना दिए कॉलेज पढ़ते पढ़ते। तो माइंड्स की यहाँ पे कमी नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में आता ही पैसे के लिए है। तो मैं बता देता हूँ कि भाई अगर स्टार्टअप खोलना है आपको, आइडिया यूनिक है, तो स्टार्टअप खोल लीजिए, और जिसके फादर का बिजनेस एक स्टेबल बिजनेस है, उसके अंदर आप इम्प्रोवाइज कीजिए चीज़ों को,
कि व्हाट द टेक्नोलॉजी वी कैन ऐड, हाउ कैन वी ग्रो दैट पर्टिकुलर बिजनेस, क्योंकि बहुत से ऐसी भी शिकायतें आती है आजकल पेरेंट्स की कि वी हैव गॉट अ स्टेबल well established business and my son or my daughter is not willing to join this business, they want to run their own startup. It's okay. आप कर सकते हैं अपना स्टार्टअप, आप उस बिजनेस को स्टेबल कर दीजिए, एक उससे रिकरिंग इनकम तो आ ही रही है, उसको भी देखिए और साइमल्टेनियस एक स्टार्टअप भी खोल दीजिए साथ में और उन दोनों को बाद में मर्ज कर दीजिए। तो वो बच्चों के अंदर थोड़ा सा ये सब चीजें रहती है जिससे पेरेंट्स हमारे यहाँ पे एजुकेशन में ऐसे लीगेसी प्लानिंग भी नहीं की गई है। मतलब लेट्स से वन जनरेशन व्हिच has already put in the sweat and blood to build their business, the next generation is having less interest, क्योंकि शायद उसको पहली जनरेशन में वो इतना ज्यादा काम करने की जो ऑब्जर्वेशन मिला। सर देखिए, मैं इसमें एक चीज कहता हूँ, जो आपके फादर या आपकी फैमिली बिजनेस आपको सिखा सकता है, उस बिजनेस के क्या कहते हैं लू पॉइंट्स या बेसिकली जो उसके एथिक्स जो होते हैं बिजनेस के, नो आउटसाइडर कैन गोइंग टू टीच दोस थिंग्स टू यू। दैट इज फेयर। तो मैं कहता हूँ बहुत से मेरे पास भी कई बार कुछ ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि तू इसको समझा दे कि ये अपना बिजनेस कुछ अलग खोलना चाहता है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप इसको भी देखिए। आपकी पहली प्रेफरेंस जो है, डिवोट 80% ऑफ द टाइम, मेक इट ऑन एन ऑटोमोट, 20% यू कैन डिवोट ऑन योर बिजनेस, उसको करने दीजिए। लेकिन आप उसको बोलिए कि दिस इज ऑल्सो यू हैव टू हैंडल, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप भी खोलते हैं तो दिस इज बेसिकली डिपार्टमेंट। आप उसको ये मत सोचिए मेरे फादर का बिजनेस है, आप ये सोचिए डिपार्टमेंट है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई स्टार्टअप, आई नीड टू हैंडल दिस डिपार्टमेंट। अगर आप ये दो डिपार्टमेंट को हैंडल जिस दिन करना सीख सकते हैं, नो वन कैन गोइंग टू बीट यू। वेरी नाइस। हाँ, मतलब ट्रीट दिस लाइक एग्जैक्टली मे बी सेल्फ ऑपरेशन, जहाँ आपको बेसिकली इट्स अ बिजनेस। क्योंकि देखिए ये ना एक स्टार्टअप की जो जर्नी होती है ना, दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो। हम लोग बहुत बार थक जाते थे जब फंड रेज करते थे, तो यार 100 फोन कर लिए, 100 कॉल हो जाती है, एक घंटा कॉन्टिन्यूसली हम लोगों को बोलना है, और उसके बाद पैसा, उसके बाद वैल्यूएशन, कोई वैल्यूएशन पे बात अटक जाती थी, कोई इक्विटीज के ऊपर बात अटक जाती थी, कोई आपका वैल्यूएशन प्लस इक्विटी या आपका डेट के ऊपर बात अटक जाती है। टर्म्स जो है वो, हाँ, तो टर्म्स कोई इतने इजी नहीं है। और आजकल देखिए जितने समझदार स्टार्टअप्स है ना, उससे ज्यादा समझदार इन्वेस्टर्स हो गए हैं। होना भी चाहिए, मैं होना भी चाहिए बिकॉज दे हैव लॉस्ट so much money. Because they ride on the entrepreneur's skill. Basically अब इनको क्या यूनिकनेस चाहिए, not a corporate concept. जितने corporate concept है, I don't want to name all those the startups, although they are very big now, and I can't name those startups. but ठीक है, हर किसी की किस्मत होती है। उन्होंने यहाँ पे वो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है, तो उन्होंने नकल करी अकल लगा के, that's why those people are big enough. हाँ बिल्कुल। And they have a very strong hold in this startup ecosystem right now. They're basically you can say controlling the entire startup ecosystem. Very nice. So Ankit, I think last round हमारा rapid fire round है. So we'll start with some specific short questions, and expectation is to have short responses also. So the first question is, one climate myth that people must stop believing. What is it from your perspective? Climate restricts economic growth. So this is the major myth, I can say, which people believe that, like we were discussing, कि कुछ सीमेंट इंडस्ट्रीज को इशू आ रहा है, कुछ स्टील इंडस्ट्रीज को इशू आ रहा है एक्सपोर्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ ऑल दिस rigid certification like CBAM and CSRD. तो ये myth है. This is basically to make ready, future ready. So this is basically preparing. आपको रेस मैराथन करनी है ना, तो भागना तो पड़ेगा ही. तो ये आपको भगा रहे हैं because they want us to win this marathon. Very nice. One policy decision which India should make without any delay. Make this sustainability climate books mandatory from class first. This is the first. And secondly, focus on the education of robotics, AI. This should be mandated from the very early classes. First or second. आपको roots के अंदर उसको basically it's they have to the government has to develop the roots. And second most important thing is that they need to have more capacity building centers
आपको ना रोबोटिक्स के ट्यूशन सेंटर चाहिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्यूशन सेंटर चाहिए, आपको क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी के ट्यूशन सेंटर चाहिए। जितने ट्यूशन सेंटर आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, एसएसटी के हैं, सो वी नीड दोज मच ट्यूशन सेंटर्स in our nearby area, in our nearby radius. New age. So this is basically, you know, that तभी हम लोग कहते हैं कि विकसित भारत। तो मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत, 2047 तक अगर ये चीजें नहीं होगी तो वो एक्सटेंड ना हो जाए। नहीं हो जाएंगे। आई थिंक वी आर वेरी होपफुल। ही इज वेरी पॉजिटिव एंड वेरी प्रोग्रेसिव। सी आप वो पूरे वर्ल्ड में उनके जो रिलेशंस है, आज हम कहीं पे भी जाते हैं तो एक वर्ड हर जगह से आता है, Your PM Modi is a very good man. We feel very appreciated. हम लोगों को ये लगता है कि यार हम लोगों से ये बात कर रहे हैं, हम लोगों की तारीफ करते हैं। No, I think his image is very big. Basic Iron Man, वो कहता है ना वो 56 इंच, तो मतलब हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज। कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो एक नाम तो आना ही आना है। बिल्कुल, मोदी जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if you were the education minister of India, what would be the first reform that you will bring? Firstly, as we were already discussing, the cost of the books, it should be subsidized and it should be controlled. And secondly, what we feel the education system of the China, and when we compare the Indian education system with the China and with the Japan, so you have to hire the talent, and this hiring of the talent starts at 6th standard or 7th standard. मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में है, सो पिक मी अप और आपको उसको मेरे को ट्रेन कीजिए ओनली म्यूजिक। 6th में 7th में देखिए, क्योंकि माइंडसेट ना बच्चे का पता लग जाता है कि इसका माइंडसेट कहाँ पे इसकी डाइवर्जन है, इसका म्यूजिक में है, इसका टेबल टेनिस में है, इसका क्रिकेट में है। आप उसको उसी फील्ड में डाल दीजिए और उसको ट्रेन कीजिए, तो वो जो 10 साल उसको मिल जाएंगे ना ट्रेनिंग के, तो वो जब हम देखते हैं कि हमारे ओलंपिक्स में कितने मेडल आते हैं इंडिया के, एंड कंपेयर इट विद चाइना, तो आपको वो वाला मॉडल अपनाना है। वो क्या करता है, कोई स्विमिंग में अच्छा है, 6 से उठाएगा, उसको स्विमिंग में डाल देगा, उसको इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग देगा कि जब तक वो 25 साल का होगा, 22 साल का होगा, आप उसको बीट नहीं कर पाएंगे। कोई रोबोटिक्स में अच्छा है, ठीक है, अभी तो बच्चों को रोबोटिक्स आता नहीं है, स्कूल में इतना ज्यादा है नहीं, टीचर्स को ही नहीं पता इनफैक्ट बहुत ज्यादा। वो एआई में अच्छा, आप 6 से उसको पढ़ाइए ना एआई के अंदर। डोंट गो विद द मार्क्स। जो भी पेरेंट्स मार्क्स के पीछे जाएंगे, देखिए मैं आईआईटी आईआईएम्स की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग ही लीग अलग है, नेक्स्ट क्लास है, वो उन लोगों से तो देखिए कोई भी नहीं जीत सकता। आज जितने भी स्टार्टअप है उसमें देखिए ना, हम चार्ट देखते हैं कि भाई आजकल तो वैसे भी इन्वेस्टर्स ने पीछे पैसा क्यों खोया। आपकी टीम के अंदर एक आईआईटी है, पैसा दे दिया, आपकी टीम के अंदर एक आईआईएम का पैसा दे दिया, एंड व्हेन दे रियलाइज इट वाज टू लेट, बिकॉज़ दैट पर्टिकुलर ब्रांड वाज मिसयूज्ड, दोस पीपल वर मिसयूज्ड, क्योंकि आईआईटी वो लोग इतने एथिकल है, उन लोगों को मैनिपुलेशन नहीं आती, लेकिन वो दूसरा फाउंडर आता है मैनिपुलेशन कर जाता है। Totally agree. Next question, Ankit, is let's say one skill which is more important than the college degree. Ethics. Ethics is a most important thing. I think I can call it a skill also. This is more important than the practical training simultaneously. See, if you are a holder of a college degree, a MBA or a BBA or maybe B.Ed or whatsoever, and parallelly, if you have got the practical training, see, like example, I'm coming to you for an interview and I'm a holder of MBA degree in international marketing, but I don't know how to, do practical things. And the second person sitting next to me, he's just a 10th standard pass, but he has got the extensive knowledge of the marketing and the international business. So you please tell me. I would pick the second person who has a much better practical experience. So basically, degree is basically you have to treat your degree that this is for my learning, not going to make you a person, or it will not going to give you a job. अब बच्चे आजकल कुछ लोग बच्चे ये डिप्लोमाज इसलिए करते हैं कि हम लोगों को जॉब मिल जाएगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड में जाइए,
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लीजिए। कोई भी एमएनसीज वो ठीक है डिग्री मांगती है, वो दिखा देगी आपको। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ना, अगर हम लोग भी जॉब जब फ्लोट करते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं हम जेडी के अंदर कि पीजी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। और बहुत से बच्चे कई बार ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो कि ग्रेजुएट भी नहीं है, बट उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस वो हम लोग मैच भी नहीं कर सकते। आई एग्री। मतलब जो जेडी के हिसाब से होता है। One thing the parliament does well in our country. डिबेट, एंडलेस डिबेट्स। सी उनको एक हैबिट हो जाती है बोलने की, एंड दे आर वेरी गुड स्पीकर्स। पॉलिटिशियन मींस अ स्पीकर। Communicable. They know how to communicate, and they know, who is a person who is listening, and they have the tactics. Right. One thing that the parliament must improve urgently. The policy making and the implementation thing is very, very much important. And our parliament के अंदर थोड़ा सा मैं ये जो देखता हूँ कि progressive debates. This is basically, the debates are endless, no doubt. The progressive debates and debates related to education for the actual development of the country. And secondly, the subsidies matter, which the parliament is not discussing about the education. Parliament is not discussing about the climate change. Parliament is not discussing about, the opening of the colleges. तो आपको क्या है, आपको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपको सारे के सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके जो कंट्री के लिए बेस्ट हो, उनको आपको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्यों डिले हो जाता है? बिकॉज ऑफ ऑल दिस रेड टेपिज्म। पार्लियामेंट से इंप्लीमेंट हुआ कोई भी चीज, लॉ पास हुआ, वो इंप्लीमेंटेशन आते आते उसका वो पता लगता है कि आदमी जो है 20 साल का वो 60 साल का हो गया। And one country India should learn from the most. I think many countries. There are so many countries India can learn from. I think they can learn from Europe. One of the best example. They can learn from Singapore also. They can learn from China also. They can learn from Japan also. See, the Japanese education system. I think this is one of the best education system. The Chinese style of picking the talent. I think they can learn from those. The Singapore, you can see the perfect example of sustainability, climate change, and they are moving towards the net zero. That will be net zero by I think 2040. Yeah. 2040. And they are very strict in their laws and their applicability. And have a look at their population and the class of the population, the education of the population. And they are protecting their citizens like anything. The social security, every kind of security a person wants. Those kinds of securities they are giving. So what else? So many students are going to Singapore for the education. Abhi, day before yesterday, I am back from Kyrgyzstan. So the whole flight was filled with the students of this medical students. तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप इंडिया से किर्गिस्तान क्यों गए? वो अंदर तो हिंदुस्तान तो सबसे पहले रहेगा ही ना मेरे। देखिए अल्टीमेटली हम कुछ भी बोल रहे, यहाँ सबसे पहले यहाँ एक ही चीज है, इंडिया। सही बात है। हम नेताओं को भी कुछ भी बोल सकते हैं, अगर कोई गलत कर रहा है तो हम बोल देते गलत है, लेकिन इंडिया तो इंडिया ही है। नो डाउट। कहते हैं यहाँ पे फॉर 6 years MBBS they are paying 30 lakhs, and in India it's very difficult to get admission, and they have to pay around 1.25 crores. This is one thing. The second thing is the facilities. The quality of the hostel in India versus the quality of the hostel in Kyrgyzstan. So why I'm taking the example of Kyrgyzstan is the very recent thing. This happened to me. और ये बहुत जब आप communicate करते हैं किसी से ऐसे layman, उसको नहीं पता था who am I. मैंने उसको बाद में बताया, कह रहा सर प्लीज आप ये सब चीजें ना आगे मत बोलिए। मैंने कहा नहीं, आई हैव टू स्पीक, मुझे compete करना है। Why Kyrgyzstan? Why not India? भाई अगर किर्गिस्तान में 30 lakhs की है तो इंडिया में तो 25 की होनी चाहिए ना। हाँ, हमारे पास स्केल है। If we can, exactly, if we can, and we have the capacity to do, तो इसीलिए क्या होता है, जो टैलेंट होता है, जो बच्चे होते हैं ना, वो बाहर चले जाते हैं। उनको रोकना पड़ेगा।
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो तभी हो सकती है। Very nice. Last question, Ankit. One word describing India's future. अनबीटेबल। Unbeatable. अनबीटेबल। Great. Thank you so much, Ankit. I think you, sir. it's a great learning experience Thank you, sir. for me as well as for our audience as well. We get to learn a lot of things, including from the trade policies, how you see the maybe specific climate change component is important to integrate, or sustainability to integrate with our Indian manufacturing ecosystem, and how the education should provide the base component for the overall manufacturing as well as the export base economy, because that is something which is important to reach to that maybe 2047 Viksit Bharat level. Thank you so much everyone for your patience listening. If you have any specific question or query to Ankit, we'll be putting his LinkedIn ID to our channel description. If you have any specific suggestion or query for our next guest, or you have any specific suggestion for our past podcasts as well, you can write to us at social@greentree.global. Thank you so much everyone for your patience, listening as well as liking and sharing the podcast. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का. Thank you so much, Ankit.